तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग करने वाले हैं, क्या करेंगे, हिस्ट्री माइनर। ठीक है, पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं और एकदम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ाना नहीं है। 31 पेज का पीडीएफ है, इसमें पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर है। एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। यह 23-27 सेशन में 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, हिस्ट्री माइनर का। और अभी इसका हम लोग क्वेश्चन विद आंसर करेंगे। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, फिर 5 मार्क्स वाले 2, 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, फिर 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आते हैं। देन ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर था 2024 का, और ये क्वेश्चन पेपर है 2025 का, 24 से 28 सेशन। ठीक है, ये नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुका है, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास 650 तक का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू दोनों को। चलिए देखते हैं। तो इसमें भी आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। इसका पेपर क्वालिटी बहुत गंदा है, बट मैंने इसको सजा के लिख दिया है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आप लोग का जब एग्जाम हो जाएगा तो आप लोग भी अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा ढंग से सेंड कीजिएगा। इस तरह से सेंड कीजिएगा तो फिर मुश्किल हो जाता है मुझे बनाने। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। ये 2024 का था, पूछा हुआ 23-27 सेशन का। उसके बाद 25 वाला करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ग्रुप ए, जिसमें आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए, अब सही है। हाँ, तो यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहला प्रश्न, ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है। इंग्लिश में है कि विच वाज द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट इन इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ एक स्थान का नाम है। ठीक है, बलूचिस्तान लिखा हुआ है, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, भारत का सबसे प्राचीन नवपाषाण युगीन स्थल है। ठीक है, सॉरी, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है आई थिंक। राजस्थान में तो ये है आपका कालीबंगा, राजस्थान में। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा ये कहाँ पे पड़ता है वर्तमान। चलिए, तो मेहरगढ़ जब पूछा जाए कि सबसे प्राचीन नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है, तो मेहरगढ़। ठीक है, बी नंबर में हमारा, मोहनजोदाड़ो में सभ्यता की खोज के लिए उत्खनन का कार्य किसने शुरू किया। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में भी हम लोग जानेंगे आराम से। ठीक है, जिसको जल्दी होगा 2x करके वीडियो को देख सकते हैं, और पूरा का पूरा अगर पीडीएफ चाहिए तो ऐप में ऑलरेडी हम डाल देंगे। डेली शाम को 9-10 बजे रात को मैं अपलोड करता हूँ ऐप में। सारा कुछ दिन भर में जितना अपलोड होता है उसको रात को अपडेट कर देता हूँ ऐप में। ठीक है, हु स्टार्टेड द क्या है, हु स्टार्टेड द एक्सकेवेशन वर्क टू डिस्कवर द सिविलाइजेशन इन मोहनजोदाड़ो। तो देखिए, मोहनजोदाड़ो में अंग्रेज लोग जब आया था तो 1981 में, गलत, 1921 में, कब, 1921, 1921 में क्या कर रहा था, इन लोग जो है रेल लाइन बिछा रहा था। तो उसी टाइम पे आरडी बनर्जी को भी बुलाया गया, क्योंकि वहां पे ईंटें मिलने लगे और बहुत ज़्यादा ईंट, रेल लाइन बिछाना गया तो फिर जमीन को मेल किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा ईंट मिलने लगा। तो फिर खोदा गया, आर्कोलॉजिस्ट को बुलाया गया, पुरातत्वविद को। आरडी बनर्जी उस टाइम पे आए। आरडी बनर्जी मतलब आर से राखल, डी से दास, राखल दास बनर्जी इनका पूरा नाम है। आरडी बनर्जी आए, मोहनजोदाड़ो में उत्खनन का कार्य शुरू किया। ठीक है, और फिर जाके पता चला कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा सभ्यता बना था, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा जाने वाला पहला स्थान कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नामक स्थान था, जिसके कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता को। अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ऋग्वेद के समकालीन ईरानी ग्रंथ का नाम क्या है। ठीक है, वॉट वाज द मेन what was the name of the contemporary ईरानी टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा। तो देखिए, जब ऋग्वेद भारत में था उसी टाइम पे ईरान में अवस्था बना गया। ठीक है, क्या, जेंदा अवस्था इसका पूरा नाम है, जेंदा अवस्था। ठीक है, तो जब भारत में ऋग्वेद का टाइम पीरियड माना जाता है, बहुत प्राचीन टाइम, उसी टाइम पे ईरान में जेंदा अवस्था लिखा गया था। ठीक है, अवस्था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है। हु वाज द 24th
तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो आप सभी को मालूम है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। कितना? 24। जैन धर्म में 24 गो साधु हुआ, इसको तीर्थंकर कहा गया। सबसे अंतिम नंबर के साधु में महावीर स्वामी, ठीक है, जिसको भगवान वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। अगर आप में से कोई जैन कम्युनिटी से होंगे तो कमेंट कीजिएगा कि आई एम फ्रॉम जैन कम्युनिटी। ठीक है। ऋग्वेद, ऋग्वेद जैन धर्म, सॉरी, ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इस तरह से पूरा होता है अजितनाथ वगैरह वगैरह। 23वें तीर्थंकर जो थे उनका नाम था पारसनाथ, जिसके नाम पे झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ पर्वत का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए। और जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 22 का जो निर्वाण की प्राप्ति है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति, वह पारसनाथ पहाड़ में मिला है। ठीक है, जैसे अजितनाथ हो गए, पारसनाथ हो गए। चलिए, अगला है वैनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो चीन का यात्री था वैनसांग। कहाँ का था? चीन का। ड्यूरिंग द रेगन, क्या है? ड्यूरिंग द रेगन ऑफ विच रूलर वैनसांग कम टू इंडिया। ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। इन्हें जो है यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है? तो वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, यह चीन से आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य के बहुत महान राजा थे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालें। ब्रीफली थ्रो लाइट ऑन द रीजन। क्या बताना है? रीजन बताना है। फॉर द डेक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों समाप्त हो गया ये बताना है। कि भाई देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के समाप्त होने का कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारा कारण है। आपको मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा आदमी अलग अलग बात बोलता है कि कैसे खत्म हो गया यह पूरा का पूरा सभ्यता। तो कोई बोलता है बाढ़ आया था, भूकंप आया था, जैसे प्राकृतिक आपदा हो गई। कुछ लोग और पूरा का पूरा क्षेत्र जल प्रलय हो गया। तो कुछ लोग बोलता है कि पर्यावरण असंतुलन हो गया और कृषि उत्पादन में कमी आ गई, जिसके कारण सूखा पड़ गया और सभी लोग मर गए। ठीक है, आर्यों का आक्रमण और संघर्ष के कारण कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य लोग यहाँ पे आक्रमण कर दिया और इनको मार दिया। ठीक है, व्यापारिक मार्गों का नष्ट हो जाना। इसके अलावा कुछ लोग बोलता है कि ब्रह्म राक्षस का नाम सुने? ब्रह्म राक्षस सुने होंगे आप में से कोई, ब्रह्म पिशाच जिसको बोलते हैं। तो ब्रह्म राक्षस के आक्रमण के कारण पूरा का पूरा सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। अलग अलग आदमी अलग अलग अपना राय देता है। ठीक है, तो देखिए कुल मिला के बात इतना है कि सभी के राय को मिलाया जाए तो धीरे धीरे यह माना जाता है कि सभ्यता समाप्त हो गई थी। इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है। लिख दीजिएगा कि विभिन्न विद्वानों में मतभेद पाया गया है। अगर कुछ ऐसा प्रश्न आता है तो आपको लिखना है कि विभिन्न विद्वानों में मतभेद पाया गया और तब जाके यह निर्णय लिया गया कि सिंधु सभ्यता का नष्ट होना या समाप्त होना या पतन होना कोई एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारणों से हुआ है। ठीक है, अगला है गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? संक्षेप में चर्चा करें। वाई गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज, ब्रीफली डिस्कस। अगर आप हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पार्ट शाम को डेली देखते हैं रात को 8 बजे, तो आपको मालूम होगा कि गुप्त काल जो है भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में बहुत सारे चीज़ों का खोज हुआ। ठीक है, चलिए अभी जानते हैं और डिटेल में। तो गुप्त काल भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। पहला रीजन कला, साहित्य, विज्ञान का अद्भुत विकास हुआ। ठीक है, जैसे कालिदास महान रचनाकार, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत जैसे महान महान चीज लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा महाकवि ये कालिदास थे। आर्यभट्ट जो खगोल शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ठीक है, और शून्य की खोज की। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक स्थिरता और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था रही। धर्म और संस्कृति का
उत्कृष्ट उद्भव हुआ। इस प्रकार गुप्त काल की दृष्टि से, और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे तो कम लिखा गया है। इसके अलावा देखिए, गुप्त काल में महर्षि चरक हुए। कौन हुए? महर्षि चरक। चरक का नाम सुने हैं जी? अरे भाई पेन आ जाओ यार, का हो गिलस यार, पेन। तो देखिए, गुप्त काल में महर्षि चरक का नाम सुने होंगे, तो चरक जी, महर्षि चरक, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम सुने हैं ना, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो चरक इनके शासनकाल में हुए। इसके अलावा कौन? तो महर्षि सुश्रुत इनके शासनकाल में हुए, ठीक। इसके अलावा गुप्त काल के ही समय में भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर बनाए गए हैं, ठीक है, और कला शिल्प बनाए गए हैं। समझ गए? तो कुल मिला के बात इतना है कि जब सबसे बड़ा योगदान तो आर्यभट्ट का है, ठीक। आर्यभट्ट का सबसे बड़ा योगदान है। महर्षि चरक का बड़ा योगदान है, ठीक। महर्षि सुश्रुत का बड़ा योगदान है। कालिदास का बड़ा योगदान है। बराहमीर का बड़ा योगदान है। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वान भट्ट, उनका भी बड़ा योगदान है। पाणिनि का नाम सुने हैं, जो कि संस्कृत व्याकरण के रचयिता थे, वो भी गुप्त काल से संबंधित थे, पाणिनि, ठीक है। तो बहुत सारे महान महान विद्वान हुए थे उस युग में, ठीक है। और राजा भी बहुत फेमस था, समुद्रगुप्त नाम सुने होंगे, ठीक है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन सभी कारणों से गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अब आता है 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें पूछा गया था ऋग्वेद काल की राजनीतिक और आर्थिक दशा का वर्णन करें, ठीक है, कि ऋग्वेद के समय में लोग कैसे रहते थे, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो ऋग्वेद जो टाइम पीरियड है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, भारतीय इतिहास का प्रारंभिक चरण था, ठीक है, प्राचीन इतिहास का। इस काल की राजनीति और आर्थिक दशा इस प्रकार थी। राजनीतिक दशा बताया गया है, ठीक है, पहले। उसके बाद यहाँ पे आर्थिक दशा बताया गया है। मैं डिटेल करके नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इतना डिटेल में जाऊंगा ना तो अभी मुझे लगता है 2 घंटा से ज़्यादा का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। जिनको ऐप नहीं इंस्टॉल करना है वो लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंस्टॉल कर लीजिएगा तो 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा ऐप, कंप्लीट ग्रेजुएशन के लिए, सिर्फ 60 रुपया में, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा ऐप में आपको? तो रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स खरीदना है आपको, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का नहीं। इसमें मिलेगा आपको मेजर पेपर का नोट्स है, ठीक है, माइनर पेपर का नोट्स है, और क्या है, सेक पेपर का नोट्स मिलेगा, और क्या मिलेगा, मेजर माइनर सेक। इसके बाद एसी पेपर का नोट्स मिलेगा, ठीक है। कई का हो गया? 4 गो हो गया। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का नोट्स मिलेगा, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन ग्लोबल सिटीजनशिप का नोट्स मिलेगा। इन सभी का नोट्स मिलेगा, सेमेस्टर 1 का ही नहीं, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठों सेमेस्टर का मिलेगा, बस 60 रुपया में, ठीक है। तो ज़्यादा तो नहीं ले रहे भाई बस मेहनताना ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर भी आपकी मर्जी। ऐप इंस्टॉल हर कोई कर सकता है, फ्री में ऐप है, ऐप को इंस्टॉल करना, फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आपको दिखाएंगे वो वाला, ये क्वेश्चन नंबर सी है, जिसमें अशोक की धम्म की नीति के बारे में पूछा गया है, ठीक है। डिस्कस अशोकास पॉलिसी ऑफ धम्म। तो देखिए, अशोक ने एक धर्म बनाया था जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया, समान प्रभुत्व दिया गया, ठीक है। और बोला गया कि कोई भी धर्म ना छोटा रहेगा ना बड़ा, सभी धर्मों को उन्होंने समान अर्थ दिया, जिसको अशोक का धम्म कहा जाता है, ठीक है। कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। कनिष्क कौन है? तो कुषाण वंश का सबसे महान राजा है कनिष्क, ठीक है। 78 ईस्वी पूर्व महान शासक कनिष्क है। इन्हीं के नाम से, मतलब इसी के जन्मदिन से हम लोग भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत मनाते हैं, ठीक है। सॉरी, आज लगता है एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा और पैरासीटामोल भी लेना पड़ेगा। फीवर आने से पहले इलाज कर लेते हैं हम अपना, ठीक है। बाकी टाइफाइड अगर किसी को आ जाता है तो भाई एक बार चेक करा लीजिएगा, विडाल टेस्ट 80 रुपया लेता है, ठीक है। चलिए, तो ये कनिष्क के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। पेशावर जिसका जो है
अभी पेशावर कहा जाता है, पहले इसका नाम था पुरुषपुर। ठीक है, और सांस्कृतिक दृष्टि से यह बहुत ज़्यादा फेमस शहर है पेशावर। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है आपको। अगला क्वेश्चन जो है आता है यहाँ पे, समुद्रगुप्त के चरित्र और उपलब्धियों का वर्णन करें। यह गुप्त वंश का सबसे महान राजा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन है? गुप्त वंश का सबसे महान राजा। ठीक है, और इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि अंतिम क्वेश्चन है, 2024 के पेपर का। हर्षवर्धन निसंदेह प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक था। ठीक है, मतलब हर्षवर्धन जो है वह इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक है, सबसे महान नहीं, महान की लिस्ट में से एक। ठीक है, तो इसके बारे में आपको तर्क देना है कि कैसे कैसे वे महान थे, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है आपको डिटेल में। चलिए आगे देख लेते हैं। अब 2025 का हम लोग पेपर आपको दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आ जाता है 2025 का पेपर। इसमें है ग्रुप ए कंपलसरी। आज ना मेरा बीएड का एडमिशन लेने का है। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कौन सा कॉलेज ले लूँ यार। अगर आप में से कोई कोई वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा कि हु इज़ बेस्ट कॉलेज। देखिए संत जेवियर में तो मैं नहीं करा पाऊँगा क्योंकि उनका फीस 3 लाख रुपया है, 2 साल का फीस बीएड में। कितना? 3 लाख? हाँ भाई 3 लाख। ठीक है, और डीएसपी एमयू में पहले तो सोचा था कि जेवियर ले लूँगा, बट उतना फीस मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा खुद कमा के यार। ठीक है, तो खुद कमाना उतना कमाई नहीं है जितना वहाँ पे एडमिशन फीस लगता है, मतलब पूरा साल का। ठीक है, तो डीएसपी एमयू का सोच रहा हूँ। डीएसपी एमयू ज़्यादा बेटर है या डोरंडा कॉलेज बेटर है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, डोरंडा ज़्यादा बेटर है या डीएसपी एमयू? अगर आप में से कोई अभी तक वॉच कर रहे हैं तो बताइएगा, और यहाँ का एक्सपीरियंस अगर आपको मालूम है तो। ठीक है, चलिए तो हमारा क्वेश्चन है 2025 वाला में पहला प्रश्न, ये नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी ने की। ये हड़प्पा नामक स्थल के उत्खनन किए थे। ठीक है, और आर डी बनर्जी ने भी 1921-22 में ही ये मोहनजोदाड़ो की खोज किए थे, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी किसे कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। एक मूवी भी बनी है ऋतिक रोशन की, चाहे तो आप देख सकते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। यजुर्वेद, इसी से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आयुर्वेद यजुर्वेद नाम भी सुनने से एक जैसा लगता है। अथर्ववेद में तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया है। तंत्र विद्या मतलब वही जो आप लोग को नज़र लग जाता है ना, ठीक है, वही वाला। ठीक है, जिसका हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो यह होता है कि नहीं, बट मैं भी झाड़ फूक पे विश्वास करता हूँ। ठीक है, आई ऑल्सो बिलीव इन साइंस, बट मैं इस सब में भी बिलीव करता हूँ यार। ठीक है, चलिए गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? अच्छा, शहर के आदमी को सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि शहर में सब नहीं होता है। कम माइंड वाला आदमी जो होता है गांव में, यही लोग ये सब काम करता है। ठीक है, अगर आप गांव से होंगे तो आप इसे मानते होंगे, बट इफ यू आर बिलोंग टू सिटी एरिया देन आई थिंक आप इसको नहीं मानते हैं ना। चलिए गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए चतुर्थ जो चौथी बौद्ध संगति है, यह कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। और इसको किसने करवाया था? तो कनिष्क नाम के राजा ने करवाया था, जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा है 78 ईस्वी पूर्व में। इन्हीं के जन्म के आधार पे जो है भारत में राष्ट्र समुद्र रखा गया है। अगला है स्त्री धन। अच्छा, पुरुष धन नहीं है ना, स्त्री धन। स्त्री धन शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिल रहा है? यानी कि स्त्री जो है एक धन के समान है। ठीक है, स्त्री धन शब्द का प्रथम उल्लेख मनुस्मृति से मिलता है। बोलिए कि मनुस्मृति क्या है? तो मनुस्मृति धर्म के बारे में नियम कानून का एक संग्रह है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन है कि राइट अ ब्रीफ कमेंट ऑन एम्परर ऑफ अशोकाधम। ठीक है, 1 मिनट, ये 22 के बाद हम लोग, ये हो गया, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, कहाँ गया जी हिंदी तो, केवल इंग्लिश से है। 22 के बाद 23 नंबर।
अच्छा, इसका इंग्लिश है केवल क्वेश्चन टू। चलिए, बोला गया है कि अशोक के धम्म के बारे में बताइए, राइट अ ब्रीफ कमेंट। अशोक के धम्म के बारे में संक्षेप में लिखें। तो देखिए, ये 2000 किस में आया था, 24 में भी आया था, ये 25 में भी आया है, अशोक के धम्म के बारे में। ठीक है, 5 मार्क्स का आया था। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है, जहाँ पे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। और इसको कुमार गुप्त ने बनाया था। किसने? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्तकालीन शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ हजारों विद्यार्थी आचार्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे। चीनी यात्री वैनसांग, चीन का जो यात्री था वैनसांग और इत्सिंग ने प्रशंसा की है। इसमें विशाल पुस्तकालय था, जिसे वर्तमान समय में सब कुछ ध्वस्त करके चला गया था। अभी भी चल रहा है ये विश्वविद्यालय, लेकिन ठीक है। और विश्वविद्यालय को वहाँ पे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था, यानी कि धर्म का पूरा एक जगह मिला जुला रूप। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का महान शिक्षा का केंद्र था। लेकिन सोच के देखिए, जो प्राचीन काल में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला, दो विश्वविद्यालय है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया में मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक, और तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला जहाँ से चाणक्य ने पढ़ाई किया था, चाणक्य का नाम सुने हैं ना जी। तो ये तक्षशिला पाकिस्तान में है और ये नालंदा कहाँ पे है, आपका बिहार में है। ठीक है, दोनों को ध्यान से सुनिए, एक चीज दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है कि यहाँ पे दोनों में प्राचीन काल में बहुत महान महान विश्वविद्यालय था। बिहार में पड़ता है वर्तमान, और देखिए बिहार अभी एजुकेशन में सबसे पीछे है। तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान अभी एजुकेशन में सबसे पीछे है, यानी कि जो प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा आगे था। ठीक है, इन्होंने ज्ञान को महत्व नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया, इस कारण आज देखिए पाकिस्तान सबसे पीछे हो गया। बिहार वालों ने भी ज्ञान को तवज्जो नहीं दिया, जिस कारण आज यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ज्ञान सबसे पीछे हो गया। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय विश्व आज भी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उस सब से भी पुराना है, उन सब से भी ज़्यादा पुराना है, उन सब से भी ज़्यादा हैवी था। लेकिन बोलते हैं कि अगर सोना मिल भी जाए और रखने नहीं सकोगे तो तुम उसको जला दोगे। ठीक है, तो वो फिर बोलते हैं कि बंदर के हाथ में नारियल नहीं रहेगा। तो वही बात है कि बंदर के हाथ में नारियल नारियल जो है वो फोड़ देगा। तो यही बात है कि इन लोगों ने फोड़ फाड़ दिया। चलिए, हालांकि नालंदा अभी चल रहा है ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से। चलिए, ग्रुप बी आता है। यहाँ पे ग्रुप बी हमारा 15 मार्क्स वाले, सॉरी 4 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 60 होगा। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन एक्सप्लेन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, स्पष्ट कीजिए। हाँ, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है, या 1750 कहीं कहीं पे लिखता है। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और प्राचीन नगरीय सभ्यता में से एक थी। यह प्रमुख हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसे नगरों से विकसित हुई थी। यानी कि यहाँ पे जो अभी जो शहरी एरिया है, जैसे रांची हो गया झारखंड का, जमशेदपुर हो गया, ठीक है, तो उसी तरह से अभी क्या है, शहर है। उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता शहर था, बड़ा शहर था, नगर था। ठीक है, सड़कों का जाल चौकार था, आयतकार योजना पे बनाया गया था, मतलब पूरा इंजीनियरिंग डिजाइन से बनाया गया था। जल निकास की प्रणाली थी, जैसा कि शहर में एकदम होता है ना, नली सब बना हुआ, पक्की नालियाँ थी, ढकी हुई जल निकास की व्यवस्था थी, मतलब सब कुछ वेल सेटल था। मकान और भवन ईंटों के पक्के मकान थे, बहुमंजिला भवन था। नहाने के लिए क्या था, तो हम जो अभी बोलते हैं ना कि वॉशरूम, ठीक है, वो वॉशरूम था, स्नानागार। ठीक है, फिर अनाज घर यानी कि स्टोर रूम था। मतलब सोचिए कि आज से कितना, 2500 ईस्वी पूर्व, मतलब अभी तो 2000 हो गया, 2000 साल, 2025 चल रहा है, और उधर 2500 ईस्वी पूर्व और जोड़िए, मतलब 4500 साल पहले ये सब आदमी डेवलप था। ठीक है, नहाने का अलग रूम था। और आज भी देखिए आदमी बेघर है, आदमी के पास नहाने का रूम नहीं है। गांव में जाइएगा तो तालाब नहाने जाना पड़ता है। ठीक है, और मतलब सुबह सुबह को आपको फिर लोटा लेके जाना पड़ेगा,
लोटा लेके बहुत सारे गांव में, और बहुत सारे गांव में नदी के किनारे, ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उस जमाने में आदमी सेटल था, लेकिन अभी सेटल नहीं है यार। अभी भी सेटल है लेकिन गांव में अभी भी चल रहा है। तो यानी कि गांव की जो सभ्यता है, वर्तमान गांव की सभ्यता उससे ज़्यादा आगे था सिंधु घाटी की सभ्यता, आज से 4500 साल पहले, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत डेवलप था, ठीक है। हाँ, मालूम नहीं कैसे समाप्त हो गया यार। एगो रीजन नहीं है, बहुत सारा कारण बताएं कि सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त होने का बहुत सारा कारण है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ लेना है, करके जाना है, ठीक है। इसका और एक वीडियो आएगा माइनर पेपर हिस्ट्री का, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, नोट्स का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन इन वैदिक सोसाइटी, यानी कि वैदिक समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी ये बताना है, ठीक है। ये वैदिक काल में स्त्रियां कैसे रहती थीं, उनको क्या तवज्जो दिया जाता था, ठीक है। और पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो मिला या नहीं अधिकार, इनको ये बताना है सब कुछ, ठीक। अंतिम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है हमारा कि डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ टीचिंग ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। तो देखिए, या तो आपको गौतम बुद्ध के बारे में आएगा या महावीर स्वामी के बारे में, नोट कर लीजिए, या तो गौतम बुद्ध के बारे में आएगा या महावीर स्वामी, या दोनों के बारे में, ठीक है। गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन और उपदेशों के बारे में बताना है। वो वर्ड लिख दीजिएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ठीक है। बुद्ध बौद्ध धर्म का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण से थे, और विलासी जीवन से संतुष्ट होकर वे 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने और सत्य की खोज में निकल गए तपस्या करने के लिए। फिर वे बिहार जाते हैं और एक पीपल का पेड़ होता है, वहाँ पे बैठ जाते हैं तपस्या करने के बाद, 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद पीपल के पेड़ पे बैठ जाते हैं, समाधि लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनको बोला जाता है कि एनलाइटमेंट व एनलाइटमेंट माने इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, और इस वृक्ष को बोला जाता है बोधि वृक्ष। क्या बोला जाता है? बोधि वृक्ष, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको बता देना है डिटेल में। इनका एक बेटा था, राहुल नाम था, इनकी वाइफ थी, बहुत सुंदर थी, छोड़ छाड़ के सब चला गया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आप छोड़ के जाइएगा, आप बोलिएगा पहले मिले हो तो सही दिल दिया है तेरे को जान भी देंगे, तो एक बार आओ तो सही, तो एक बार आओ तो सही। अगला है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर, यानी कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताना है। मौर्य साम्राज्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या किया। उसके बाद जस्ट उसके नीचे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है, अरे भाई लिखा हो अच्छे से, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बेटा होता है बिंदुसार। क्या होता है? बिंदुसार, ठीक है। और इसका बेटा होता है सबसे महान राजा भारत का, जिसको हम लोग अशोक, जी हाँ अशोक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में बताना है, तीनों महान राजाओं के बारे में। सबसे महान था अशोक, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदुसार उतना महान नहीं थे ना, उतना कमजोर थे, वो नॉर्मल थे, ठीक है। निष्कर्ष बता दीजिएगा और यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। नोट्स मैं कल तक दे दूंगा आपको माइनर पेपर का, और सेक पेपर आपका जो भी होगा, आई थिंक हिस्ट्री ही रखे होंगे सेक पेपर में, उसका भी मैं जल्दी ही करा दूंगा। एग्जाम से पहले सब करवा दूंगा, तो टेंशन मत लो। और ऐप में धीरे धीरे करके सब कुछ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे होते होते होता है यार, अगबगा के कुछ नहीं होता है, समझे। बाय दोस्तों। और शाम वाला अंडरस्टैंडिंग इंडिया का वीडियो डेली देखिएगा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, 100 ऑब्जेक्टिव, 100 को ऑब्जेक्टिव आएगा और 40 को सही करना होगा। 40 को सही नहीं कीजिएगा तो फेल हो जाइएगा, एक ही सेमेस्टर में फेल हो जाइएगा तो फिर आगे कैसे बढ़िएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का वीडियो जरूर देखिएगा शाम को डेली। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जोहार। आज का हमारा क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा कि इतिहास का पिता किनसे कहा जाता है। इतिहास के स्टूडेंट अगर आप हैं या नहीं हैं, इतिहास रखे हैं तो बताइएगा, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है। नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाय।